हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मनीष बाहर से काम निपटा कर घर आया तो शोभा को लेटी हुई देख उसका मन हुआ कि उसे बोले, लेकिन वह बिना बोले ही कमरे से बाहर निकल जाता है और नहाने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। तभी भानु भी कुएं से पानी ले आती है। शोभा जल्दी आ, इस टोकनी को उतरवा दे। शोभा तुरंत उठती है और वह उतरवा देती है। बाद में वह अपने काम में लग जाती है। इधर मनीष भी नहाकर बाहर आ जाता है। मनीष, तू कब आया? भानु का दिल बहुत खुश हुआ मनीष को देखकर। तभी रामकिशन भी खेत से आ जाता है। मनीष उसको पैसे दे देता है जो वह बाहर से लेकर आया था, अपने आज के कमाए हुए। रामकिशन उसे अपने गले से लगा लेता है। भाई, एक काम कर, ये पैसे उस साहूकार को दे दे जिससे हमने ब्याज पर पैसे लिए थे। जी भाई, यह कहकर मनीष बाहर चला जाता है। शाम का समय था, लगभग अंधेरा हो चुका था। गांव में सब जल्दी अपने घरों में आ जाते थे। वह भी अपनी साइकिल लेकर साहूकार के घर की तरफ चल पड़ता है। काफ़ी दूर होने के कारण समय तो लग ही जाता है। वह ठाकुर की हवेली पर पहुंचता है। यहाँ तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तभी वह बड़े से दरवाजे का कुंडा बजाता है। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। मनीष सोचता है, जिसके घर में 100 से ज़्यादा नौकर काम करते हैं, आज वहाँ कोई नहीं। उसे बड़ा आश्चर्य होता है। वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था। वह आवाज़ भी देता है, मगर कोई नहीं आता है। वह सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, पैसे कल दे दूँगा। इतना सोचकर जैसे ही वह साइकिल की तरफ बढ़ता है, उसे बड़े ज़ोर की आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ। वह आवाज़ हवेली के अंदर से ही आई थी। अब उससे रहा नहीं गया और वह किसी तरह से एक पेड़ की शाखा पर चढ़कर हवेली की दीवार पर चढ़कर देखता है। अंदर से एक सरस्वती नाम की औरत फटे कपड़ों में हवेली के दरवाजे की तरफ भागती है। बचाओ बचाओ। ये देख मनीष सुन्न रह जाता है। अंदर से साहूकार सेठ गोवर्धन उसे पकड़ने के लिए कच्छे में ही बाहर आता है। मनीष समझ जाता है कि सेठ उसका रेप करने की कोशिश में था, क्योंकि सेठ की कोई औलाद नहीं थी। शादी के कुछ साल बाद ही उसकी बीवी चल बसी थी। कहाँ जाएगी साली, आज तो प्यास बुझा दे। छोड़ो सेठ जी, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो। एक बार प्यास बुझा दे बस, इसके बाद छोड़ ही दूंगा। वह अपनी नीचता पर खुश हो रहा था कि तभी मनीष बीच में आ जाता है। ए, कौन है तू और कहाँ से आया है? सेठ ने मनीष से पूछा। मैं रामकिशन का भाई मनीष हूँ सेठ जी, और आप ये गलत काम नहीं कर सकते, समझे? अच्छा, तू रोकेगा मुझे? सेठ उसका गला पकड़ लेता है। दोनों में खूब हाथापाई होती है, लेकिन वह मनीष पर हावी नहीं हो पाता, तो वह दूसरी चाल चलता है। देख मनीष, तू जो चाहेगा मैं तुझे दूंगा। तू चाहेगा तो मैं सारा कर्ज भी माफ़ कर दूंगा, बस तू बीच में मत आ। उसकी सांस फूल रही थी और वह बार बार सरस्वती की तरफ देख रहा था, जो निहायत ही सुंदर भी थी। वह उसकी हवेली में काम करती थी, जिस पे सेठ का दिल आ गया था, मगर वह शादीशुदा भी थी। सेठ के कई बार कहने पर भी वह नहीं मानी, तो सेठ जबरदस्ती पर उतर आया। इस बीच उसने सबको छुट्टी दे जल्दी भेज दिया, मगर उसे क्या पता था कि मनीष बीच में आ टपकेगा। क्यों सेठ सबको अपने बाप की जागीर समझता है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? अचानक मनीष के तेवर बदलते हुए नजर आए, सेठ को भी और सरस्वती को भी। तू जो कहे, तो पहले मैं, बाद में तू, बोल। और कर्ज माफ़ करना मत भूल जाना। वैसे भी हवेली के पास कोई घर नहीं, सिर्फ हम तीनों हैं। सेठ ने तुरंत हाँ की और मनीष सरस्वती को जबरदस्ती उठा कमरे में ले गया। सेठ भी बाहर खड़ा देख रहा था। सरस्वती को यकीन नहीं होता कि रक्षक भी भक्षक बन जाता है।
वह चिल्लाती रही और मनीष अपनी इस हरकत पर बहुत खुश हो रहा था। उसकी इज्जत और आबरू लूट जाती है। एक एक कर दोनों उसकी इज्जत लूट लेते हैं। सरस्वती को बहुत दुख हुआ और उसने फैसला किया कि इन दोनों को कभी माफ नहीं करेगी। तुम दोनों वहशी दरिंदे हो। एक औरत की इज्जत को तुम लोग अपने पैरों तले रौंदते हो। आज के बाद कभी नहीं रौंद पाओगे। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूँगी। ये कह वह भागती हुई उस हवेली की छत से कूद जाती है। धम, और नीचे गिरते ही उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसे देख सेठ और मनीष दोनों दंग रह जाते हैं। दोनों मिलकर उसके शरीर को चुपके से उस हवेली में दफना देते हैं और मनीष भी चुपके से वहाँ से निकल जाता है। रात को वह साइकिल से घर आता है और किसी को कुछ नहीं बताता और जल्दी से नहाकर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। शोभा को थोड़ा अजीब लगा मगर उसने कुछ कहा नहीं, जिससे कहीं मनीष को दुख न लगे कि वह उसको टोकती रहती है। मनीष सुबह जल्दी उठ खेत की तरफ चला जाता है। इधर सेठ भी सोच रहा था कि इस राज का किसी को पता न लगे, लेकिन गांव में बात जल्दी ही फैल जाती है कि सरस्वती गायब है। उसके बच्चे बोलते हैं कि वह काम पर गई थी लेकिन वापस नहीं आई, लेकिन सेठ कह देता है कि कल उसने सबको जल्दी छुट्टी दे दी थी और यहाँ से सब जल्दी चले गए थे। कुछ दिन निकले। अब मनीष पहले से बदल गया था। वह नशे में धुत रहता और शोभा को भी पहले जितना प्यार करता था उससे कहीं ज़्यादा वह नफरत करने लगा। भाई भाभी के समझाने पर भी वह किसी की नहीं सुनता। वो मुझे मार डालेगी, अक्सर वह यही चिल्लाता, लेकिन किसी को नाम नहीं बताता। कहीं सबको ये पता न चल जाए कि सेठ और मनीष दोनों ने मिलकर ही सरस्वती को मारा है। क्या होगा मनीष का? ऐसा क्या हुआ था कि शोभा ही डायन बन गई? अंकेश कैसे इस मिस्ट्री का हल कर पाएगा? क्या शापित गांव शाप से मुक्त हो पाएगा? जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।